ठीक। और प्रैक्टिकली प्राइवेट इंटरवेंशन उसमें हो भी नहीं सकता, क्योंकि रेलवे को ऑपरेट करने के लिए बहुत बड़े मात्रा में चाहिए होती है ज़मीन पटरियां डालने के लिए। ठीक, कोई बड़े से बड़े औद्योगिक घराने बिक जाएंगे लेकिन उतनी पटरियां नहीं डाल पाएंगे जितनी इंडियन रेलवे को चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है न्यूक्लियर सेक्टर। एटॉमिक सेक्टर में प्राइवेट इंटरवेंशन को अलाउ बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक। बाकी डिफेंस, कुछ साल पहले तक डिफेंस भी तीसरा रिजर्व सेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब उसको ओपन कर दिया गया। अब डिफेंस में कई कंपनियां जो हैं काम कर रही हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, तो कई प्राइवेट कंपनियां उसमें काम कर रही हैं जो कि डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स बना के प्रोवाइड करती हैं। स्पेस प्राइवेट है, हाँ तो गवर्नमेंट है, लेकिन वो रिजर्व नहीं है गवर्नमेंट के लिए। वो तो अभी तक कोई प्राइवेट इंडस्ट्री ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, इसलिए अभी तक टोटल फ़ायदा क्या है उसमें? फ़ायदा क्या है उसमें? अच्छा परफॉर्म कर रही है वो बात ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे वो है टेस्ला है, टेस्ला की एक होल्डिंग कंपनी स्पेस एक्स है, तो उसको वहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है तो वहाँ पे काम कर रहा है। नहीं, कौन सी कंपनी है मेरे अंदर? हाँ चलो जेफ बेजोस का होगा, लेकिन जेफ बेजोस का कोई एरोस्पेस कंपनी नहीं है। वो सिर्फ एक बार बैठ करके रॉकेट में बैठ करके स्पेस में गया था, पता नहीं, हमें नहीं पता उसके बारे में। हाँ, एलॉन मस्क की है स्पेस एक्स। तो हमने देखा कि उसमें अब उसके बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव देखें। लिबरलाइजेशन क्यों किया गया? ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भारत के बाज़ार में आने के लिए पता नहीं, पहली बार नाम ही पहली बार सुना हमने। हो सकता है। इंडिया में फ़िलहाल अभी कोई प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी नहीं है, क्योंकि उसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं दिखता। हाँ तो वही बात है ना, उसको भाई टेस्ला ने अपने एरोस्पेस के माध्यम से क्या किया, उसने स्टारलिंक डेवलप किया है ना। स्टारलिंक से उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है, तो वो एरोस्पेस में है और अपने इनोवेशन कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे भारत में भी स्टारलिंक आने की बात हुई थी, लेकिन स्टारलिंक के नेटवर्क यदि आएगा तो वो इतना महंगा रहेगा कि यहाँ की मार्केट में चलेगा ही नहीं। वो ऑलरेडी बहुत महंगा है, यहाँ के मार्केट के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा वो। और वैसे भी स्टारलिंक हमारे ख्याल से भारत की ट्रांसमिशन पॉलिसीज़ के से फेवरेबल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एक्सेस दे देगा प्राइवेट कंपनी को, इतना एक्सेस जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो फिर दूसरी बात क्या, क्यों किया गया लिबरेशन? ताकि हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, इंपोर्ट में कमी की जा सके। क्यों? जब बाहर की कंपनियां भारत में आकर के बनाएंगी तो ऑब्वियसली आप इंपोर्ट कम करोगे। अभी रिसेंट में जो है लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट्स के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन किया गया है। ये लिबरलाइज पॉलिसी के अगेंस्ट है, लेकिन ठीक है, ज़रूरी है। तो हो सकता है ये चीज़ आप लोग को पूछी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। ग्लोबल मार्केट में रहते हुए आप दूसरे देशों से किसी चीज़ के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ये अपने आप में बड़ा स्टेप है। नहीं, पहली बात तो नहीं, एक मिनट, पीसी, लैपटॉप और टैबलेट के इंपोर्ट को बैन नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना। बिल्कुल होगी स्कैर्सिटी उसमें तो, हाँ इसीलिए किया गया है
कि बाहर की कंपनियां जो हैं यहीं पर आकर अपना काम करें। अभी क्या है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स की शुरुआत कैसे हुई थी कि मोबाइल फ़ोन्स की असेंबली यहाँ पर होती थी, लेटर ऑन उसको गवर्नमेंट से हेल्प मिलने के कारण अब वो मैन्युफैक्चर होने लगे। लैपटॉप पीसीज जो है ना आज भी असेंबल भी नहीं होते, ज़्यादातर वो एज अ फिनिश प्रोडक्ट आते हैं और बिक जाते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन से ये होगा कि कम से कम असेंबली उसकी शुरू हो सकेगी। कम से कम जो दूसरी कंपनियां हैं वो इस बात के लिए इनकरेज होंगी कि भारत में ही असेंबल करें और उसको बेचें। और एक बार असेंबली शुरू हो जाएगी तो ग्रेजुअली मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी उसकी। कई कंपनियां हैं जिन जो इंटरेस्ट दिखा रही हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वेदांता जैसी कंपनी है। तो ये चीज़ जब होने लगेगी तब बहुत बड़ा जो है मार्केट एक्सपोर्ट का, मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है भारत में रुकने लगेगा, ये चीज़ें यदि भारत में बनने लगी तो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अभी भी ग्रोइंग फेज पर है अपनी, अगले कई साल तक वो ग्रो करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मूव बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में कुछ नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, अब इसके बाद देखें तो लिबरलाइजेशन होने का असर क्या हुआ। उसका असर ये हुआ कि भारत की इकोनॉमी प्राइवेटाइज होने लगी। प्राइवेटाइज 2-3 तरह से होते हैं। सबसे पहला ये कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो अपने वर्किंग को चेंज करके प्राइवेट का मॉडल अडॉप्ट करे। जैसे कि भारत में पहले टेलीफोन सुविधाएं देने के लिए दूरसंचार विभाग हुआ करता था, है ना। दूरसंचार विभाग हुआ, उसकी जो वर्किंग थी वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, तो लेटर ऑन उसको न्यू पॉलिसी के अंतर्गत उसको चेंज करके कंपनी के रूप में बना दिया गया, BSNL। ठीक, तो दूरसंचार विभाग और BSNL की वर्किंग में बहुत अंतर था। MSNL या MTNL पूरे देश में नहीं था, MTNL से बड़े शहरों में था, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड था। तो BSNL जब उसको कन्वर्ट किया गया BSNL में, तब उसमें कंपनी का स्ट्रक्चर आया, तो साथ में कंपनी की वर्किंग भी आई। पहले जो हर एक चीज़ के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेना पड़ता था, अब कंपनी के बोर्ड को अथॉरिटी दी गई कि आप उसको डिसाइड करोगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे किसी भी और कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसी तरह से यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी गई कि आप जो है पॉलिसी मैटर, फाइनेंशियल मैटर डिसाइड करो। उससे उसकी वर्किंग में बहुत फ़र्क आया और BSNL जो है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। आज की स्थिति में, आज की तारीख में उसकी स्थिति ख़राब है, लेकिन एक समय BSNL बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती है, चाहे मोबाइल नेटवर्क के मामले में, चाहे लैंडलाइन नेटवर्क के मामले में। ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ कि अपने शेयर्स जो है प्राइवेट में, मतलब मार्केट में बेचना शुरू कर दें। जिसका एग्जांपल है जैसे कि LIC। ठीक है, LIC आज भी सरकारी कंपनी है, लेकिन उसके कुछ शेयर मार्केट में होने की वजह से वो प्राइवेटाइज भी है। और प्राइवेटाइजेशन का तीसरा तरीका ये होता है कि ऐसे फील्ड जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे या रिजर्व थे, उसको प्राइवेट के लिए खोल देना। जैसे कि डिफेंस में किया, डिफेंस को पहले पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया था, ग्रेजुअली उसको ओपन करना शुरू कर दिया गया। 17 ऐसे कौन से और फील्ड थे जो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड थे? क्रूड ऑयल, बिल्कुल ठीक। पेट्रोलियम, पहले जो ऐसे सरकारी कंपनियां पेट्रोल बेचती थी, लेकिन आज के समय प्राइवेट भी बेच रही हैं। ये 3 तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है। अब इसका असर होता है ग्लोबलाइजेशन। जब आप प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करते हो तो डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज के अलावा इंटरनेशनल कंपनी, जिसको अपन MNC कहते हैं, वो भी आपके मार्केट में आती है। उससे क्या होता है, उससे बढ़ता है कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ने से आपके मार्केट में बेहतर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। कंपटीशन बढ़ने से आपके जो डोमेस्टिक कंपनी है वो और बेहतर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होंगी, है ना। एयरटेल का परफॉर्मेंस कब सुधरा? जब मार्केट में वोडाफोन आया, है ना, क्योंकि कस्टमर को एक ऑप्शन देखने लगा
एक ऐसा कस्टमर जो कि BSNL नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको सरकारी कंपनी के ड्रॉबैक्स पता है, अब उसके पास एयरटेल या रिलायंस लेने के अलावा क्या ऑप्शन है? अब वो वोडाफोन भी ले सकता है। और वोडाफोन चूँकि इंग्लैंड की कंपनी है तो उसी तरह के वर्क कल्चर के साथ आएगी। तो अपने आप जो है ये डोमेस्टिक कंपनीज को मोटिवेशन मिलेगा अपने परफॉर्मेंस को सुधारने का, कंपटीशन की वजह से। पहले एक एक्ट हुआ करता था, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये मोनोपोलिस्टिक एक्ट की मतलब इसकी वजह से ये होता था कि प्राइवेट कंपनीज जो है भारत के मार्केट में आके काम नहीं कर पाती थी, उसको वो किया गया, रिमूव किया गया। और 2002 में कंपटीशन एक्ट बनाया गया। कंपटीशन एक्ट बनाया गया क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन अनफेयर ना हो। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। हाँ, जहाँ तक 69 है। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन में जो अपन ने देखा कि जो शेयर्स बेचने का जो तरीका है, प्राइवेटाइजेशन के लिए शेयर बेचना है, उसके लिए एक शब्द होता है डिसइन्वेस्टमेंट करना। डिसइन्वेस्टमेंट करना है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट यानी कि उसमें अपना किसी चीज़ में पैसा लगाना, और उसका उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि वहाँ से पैसा निकालना। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा से एक पॉलिसी के रूप में अपनाया गया है। टारगेटेड डिसइन्वेस्टमेंट होता है भारत सरकार का, हर साल उसको डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, यह एक पॉलिसी मैटर है। ठीक। हाँ, ऑब्वियसली आप शेयर बेचोगे तो पैसा मिलेगा ना उसका। हाँ हाँ, बिल्कुल जाती है ना, तो वो आपका क्या कहते हैं, वो आपका रेवेन्यू इनकम होता है, रेवेन्यू रिसीट होती है वो। लेकिन नुकसान किस चीज़ से हो रहा है? आपके कैपिटल का नुकसान हो रहा है। आपने जो कैपिटल बना रखी थी अपने एसेट के माध्यम से, जो आपने कैपिटल तैयार कर रखी थी, आप उसको बेच के अपनी रेवेन्यू रिसीट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो वाली जो आपकी इनकम हो रही है वो आपके उसी साल में ख़त्म हो जाएगी। वो देखो, पॉलिसी मैटर है ये। बिल्कुल करती है ना रिफ्लेक्ट। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि हमारी फंक्शनिंग जो है उतनी प्रोफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए उसको बेच रहे हैं। बिल्कुल करती है, रिफ्लेक्ट करती है। नहीं, शेयर को रिलीज करना कंपटीशन बढ़ाता है। और जब कोई, जैसे LIC है, LIC के कितने परसेंट शेयर बेचे गए थे? हार्डली 4%, मुश्किल से 3 या 4% शेयर बेचे गए। अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर उसमें प्रेसिडेंट ही है। लेकिन उसी के उल्टा आप दूसरी कोई कंपनी देखो, जैसे कि MTNL को पूरी तरह से बेच दिया गया है ना। MTNL को पूरी तरह से बेच दिया गया क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही थी। एयर इंडिया को पूरी तरह से बेच दिया गया क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रही थी। वेदांता ग्रुप को NTPC, हाँ समझ गए। बिल्कुल भाई, देखो एनीवे सेल करने का मतलब शेयर बेचना ही होता है।
देखो, आप LIC को यदि एक बार में पूरी तरह से बेच दोगे तो बहुत सारे लोगों की नौकरी पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। मतलब प्रश्न चिन्ह क्या उठेगा, उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जो भी कंपनी उसको लेगी वो अपने हिसाब से उसमें पूरा डिप्लॉयमेंट करेगी उसके बाद। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए देखो, LIC कोई अंडर परफॉर्मिंग कंपनी नहीं है। LIC आज दुनिया की टॉप इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है, ठीक है। कारण क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो LIC को बेच रही है गवर्नमेंट क्योंकि उसको रेवेन्यू जनरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके उलट आप देखो एयर इंडिया को पूरी तरह से बेच दिया है, क्योंकि एयर इंडिया से गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। थोड़ा बहुत भी BSNL है, BSNL को अभी भी जो एक रिवाइवल पैकेज दिया गया है, ठीक है। BSNL अंडर परफॉर्म कर रही है लेकिन उतनी बुरी तरह से नहीं। BSNL को स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस सुधारने लगेगा। लेकिन उसके उलट एयर इंडिया में कई सुधार करने की कोशिश कर ली है लेकिन परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो इसलिए उसको पूरी तरह से भेज दिया गया। ठीक, तो ये टोटल पॉलिसी मैटर है कि पॉलिसी किस प्रकार की है। पॉलिसी अपने आप को बाहर निकालने की है तो पूरी तरह से शेयर बेच दिए जाते हैं, और पॉलिसी यदि उसको बनाए रखने की है तो फिर उसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाता है, कैपिटल डाला जाता है। ठीक, 1990s में ऐसा अधिकांश PSUs के साथ हो रहा था कि सबके सब लॉस मेकिंग थे और सबके लॉस को जाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत होती थी, और हर साल वो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता था। उससे बचने के लिए उन सबको बेच दिया गया, जिसमें से HMT को तो बंद नहीं कर दिया गया। HMT तो बची भी नहीं है ना। HMT तो हमारे ख्याल से बची भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी, मतलब बंद हो चुकी है। HMT बंद हो गई है HMT। ठीक, नेक्स्ट क्लास में जो है इसके अपन प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे और साथ में डिमांड सप्लाई का देख लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है। उसका नाम इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन वो है इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है। भारत सरकार ने 4 जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां बनाई थी, न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल और एक किसी का नाम हम भूल रहे थे। 4 जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां बनाई थी। ओरिएंटल इंश्योरेंस नाम सुना है? हाँ, गाड़ी का इंश्योरेंस करती है। हाँ, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, नहीं, LIC सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करती है। ये बाकी की 4 जो है वो जनरल इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के बाकी सब किस्म के इंश्योरेंस करती है। नहीं, श्रीराम गवर्नमेंट नहीं है। अब तो ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं। पहले हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर भी पहले गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हुआ करता है। जो 17 रिजर्व सेक्टर थे उसमें से एक इंश्योरेंस भी था, इसलिए वो 4 कंपनियां जनरल के लिए और एक कंपनी LIC लाइफ इंश्योरेंस के लिए, केवल देश में 5 ही कंपनियां काम करती थी। जब पॉलिसी को ओपन किया गया उसके बाद से बाकी दूसरी कंपनियां आना शुरू हुई। हाँ, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, वो पॉलिसी तो है आपकी। 1 साल का इंश्योरेंस जो कराते हैं अपन गाड़ी का, वो आपकी पॉलिसी ही तो है। जीवन बीमा को छोड़ के बाकी जिस भी चीज़ का बीमा होता है वो जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा कहलाता है। घर का, मकान का, बिजनेस के स्टॉक का, गाड़ी का, ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे माल का, ये सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस होते हैं। जो व्यक्ति के जीवन के लिए होता है वो जीवन बीमा होता है बस। रेलवे टिकट में जो इंश्योरेंस का वो रहता है कि 51 पैसे लगेंगे, वो जनरल इंश्योरेंस है। हाँ, इन्हीं में से कोई कंपनी दे रही है कि कोई भरोसा नहीं हो सकता, प्राइवेट भी दे रही हो आजकल, वो तो टेंडर बेसिस पर रहता है। वही 25 पैसे 51 पैसे लगते हैं इंश्योरेंस, वो जनरल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। नहीं, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं दे रहा है आपको। नहीं, वो जो इंश्योरेंस भी होता है ना, यदि ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की डेथ भी हो जाती है
तो जो उसका पैसा मिलता है वो जीवन बीमा के रूप में नहीं मिलता है, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के रूप में मिलता है। वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। हाँ, काउंटर टिकट वाले रहते हैं। हाँ, उनको जो मतलब जो मुआवजा दे रही है वो अपने फंड से दे रही है। नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसे डिक्लेयर किया है कि हम जितने भी लोगों की मृत्यु हुई उनको देंगे, वो तो सबको देगी, बिना ये देखे कि किसका बीमा था और किसका नहीं था। और इंश्योरेंस कंपनी से वो जो मिलेगा वो अलग है।